हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को। तो आज का पहला पॉइंट ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर को कवर किया गया है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। ये आर्टिकल्स बताते हैं कि लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके पावर्स क्या है और उसका फंक्शनिंग कैसे होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर पार्लियामेंट जैसा ही होता है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेज भी होते हैं। जैसे कि हर स्टेट में राज्यसभा जैसे अपर हाउस नहीं होता। कुछ स्टेट्स के पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होती है, जबकि कुछ के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हमारा देश एक फेडरल कंट्री है जिसमें पावर्स दो लेवल पर डिवाइडेड है, सेंटर और स्टेट। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर लॉज बनाती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है जो लॉज बनाते हैं और स्टेट की गवर्नेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्टेट एंड मोस्ट स्टेट्स हैव ए यूनिकैमरल सिस्टम। तो देखिए, जैसे पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही हमारे कुछ स्टेट्स के पास भी दो हाउसेज होते हैं। लेकिन ये हर जगह एक जैसे नहीं होते। हर स्टेट में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता। कुछ में एक हाउस होता है और कुछ में दो। लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही हाउस, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इस सिस्टम में लॉ मेकिंग का सारा काम एक ही हाउस के थ्रू होता है। ये सिस्टम सिंपल होता है, कम खर्चा होता है और जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एज ऑफ नाउ देयर आर 6 बाइकैमरल स्टेट्स इन इंडिया। तो अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 स्टेट्स के पास ही बाइकैमरल सिस्टम है, और वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये स्टेट्स थोड़े बड़े और पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जहाँ दो हाउसेज होने का फ़ायदा मिलता है, जैसे चेक एंड बैलेंसेज, डिटेल डिस्कशन etc। अब बात करते हैं यूनिकैमरल स्टेट्स की। हमारे देश में 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही हाउस प्रेजेंट है। ये मॉडल उन स्टेट्स के लिए बेटर माना जाता है जहां पॉपुलेशन या एरिया कम है या जहां लेजिस्लेटिव वर्कलोड कंपैरेटिवली कम है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बाइकैमरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, अगर किसी स्टेट में बाइकैमरल स्ट्रक्चर है तो उसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है गवर्नर, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। ये लोअर हाउस होती है जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और तीसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। ये अपर हाउस होती है और इसमें मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर पार्लियामेंट के जैसे होता है, लेकिन स्टेट लेवल पर अप्लाई होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ काउंसिल, यानी कि अब हम समझेंगे क्या कोई स्टेट अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी हटा या फिर दोबारा ला सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बट इट रिक्वायर्स ए रेजोल्यूशन बाय स्टेट असेंबली
एंड पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबोलिश थ्रू ए सिंपल मेजोरिटी लॉ एंड नॉट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया या हटाया जा सकता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। अगर कोई स्टेट चाहता है कि उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश हो या दोबारा बनाया जाए, तो सबसे पहले उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, यानी जितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं उनमें से अधिकतर का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब स्टेट असेंबली ये रेजोल्यूशन पास कर देती है, उसके बाद पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ बनाकर उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को या तो क्रिएट कर सकती है या फिर एबोलिश। इस पूरे प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये प्रोसीड्योर रिलेटिवली आसान माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस काफ़ी लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल के बारे में, जो है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, 1957 में वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, फिर 1985 में उसे एबोलिश कर दिया गया, लेकिन उसके बाद 2007 में फिर से रिवाइव किया गया। ये दिखाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना या ना होना ये स्टेट की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज की कंपोजिशन के बारे में, और इस स्लाइड में हम फोकस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के ऊपर। ये स्टेट का लोअर हाउस होता है और इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो देखिए, विधानसभा की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है। इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 मेंबर्स हो सकती है और मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन कुछ छोटी स्टेट्स के लिए एक्सेप्शन भी होती है। छोटी स्टेट्स में कम पॉपुलेशन और एरिया होने की वजह से उनके असेंबलीज में मेंबर्स की संख्या भी कम है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गोवा जहाँ पे 30 मेंबर्स, सिक्किम जहाँ पे 32 मेंबर्स, मिजोरम जहाँ पे 40 मेंबर्स और नागालैंड जहाँ पे 46 मेंबर्स होते हैं। ये एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं इलेक्शंस की। तो देखिए, विधानसभा के सारे मेंबर्स डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू जनरल इलेक्शंस। यहाँ पे हर एक मेंबर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से वो चूज होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। तो देखिए, पहले एक स्पेशल प्रोविज़न था जिसमें गवर्नर एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे अगर उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में एडुकेट ना हो, लेकिन ये प्रोविज़न 2020 में ख़त्म कर दिया गया थ्रू द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब हम समझेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो देखिए, हमारे यहाँ स्टेट्स को छोटी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। ये डिवीज़न पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, जहाँ जनता ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा सीट्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, रीएडजस्टमेंट इज टेकन प्लेस आफ्टर ईच सेंसस। तो देखिए, पॉपुलेशन के बदलने के साथ साथ सीट्स का अरेंजमेंट भी चेंज होता है। इस प्रोसेस को डेलिमिटेशन कहते हैं। हमारे देश में इसके लिए अलग अलग डेलिमिटेशन एक्ट्स पास हुए हैं। ये डेलिमिटेशन एक्ट्स पास हुए हैं 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू सीट्स के रीएडजस्टमेंट को 2000 तक फ्रीज कर दिया गया था ताकि फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज प्रमोट हो सके। फिर बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू इस फ्रीज को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज के बारे में।
तो देखिए, विधानसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से। ये रिजर्वेशन हर 10 साल में एक्सटेंड की जाती है और अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है ताकि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो सके। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने बात की कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अपर लिमिट सेट की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह क्लियरली डिफाइन किया गया है कि काउंसिल का साइज असेंबली के टोटल मेंबर्स का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मिनिमम स्ट्रेंथ 40 मेंबर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्शन की। तो विधान परिषद के मेंबर्स को डायरेक्टली जनता वोट नहीं करती, ये मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू। यहाँ पे हर कैटेगरी का अपना कोटा होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 1/3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और अदर लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि लोकल लेवल का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में भी हो। अगले होते हैं 1/12 मेंबर्स जो सेकेंडरी स्कूल लेवल के टीचर्स और एबव के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एजुकेशन सेक्टर की वॉइस भी लेजिस्लेचर में हो। फिर आते हैं 1/12 मेंबर्स जो ग्रेजुएट्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यानी जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और एक स्पेसिफाइड रीजन में रहते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। नेक्स्ट है 1/6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो कुछ सीट्स ऐसी होती है जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। ये 1/6 मेंबर्स होते हैं और उन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के रूप में नॉमिनेट किए जाते हैं। और लास्ट कैटेगरी में 1/3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इससे असेंबली का रिप्रेजेंटेशन भी काउंसिल में बना रहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विधान परिषद एक डाइवर्स और मल्टी लेवल रिप्रेजेंटेशन का हाउस है, जहां लोकल बॉडीज, टीचर्स, ग्रेजुएट्स, एक्सपर्ट्स और असेंबली सबकी आवाज़ होती है। ये काउंसिल मेनली एक रिवाइजरी हाउस होती है जो बिल्स को डिटेल में एग्जामाइन करती है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।